हेलो बच्चों। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे द्रवों के प्रवाह के बारे में। द्रवों के प्रवाह में मैंने दो चीजें आपको बताई होगी। एक अविरत प्रवाह का समीकरण, और इसमें हमने बताया था कि A1 गुणे B1 बराबर क्या होता है A2 गुणे B। इसी तरीके से हमने आपको किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा बताई होगी। तो एकांक आयतन के द्रव की दाब ऊर्जा कैपिटल P, एकांक आयतन के द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ रो V स्क्वायर, और एकांक आयतन के द्रव की स्थिर ऊर्जा रो GH होती है। अगर द्रव क्षैतिज तल में प्रवाहित हो रहा है या एक क्षैतिज तल पर प्रवाहित हो रहा है तो उसमें केवल द्वितीय ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा तब नहीं होती। परंतु अगर असमान कि पृथ्वी तल से असमान नली में प्रवाहित हो रहा तो उसमें स्थिर ऊर्जा हो। अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। वो महत्वपूर्ण प्रमेय है बर्नौली प्रमेय। द्रवों के प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय है। बर्नौली प्रमेय द्रवों के प्रवाह के लिए। तो बर्नौली प्रमेय कहता है यदि कोई द्रव, यहाँ द्रव मतलब आदर्श द्रव, तो आदर्श द्रव ही बोलिए। यदि कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। स्थिर ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। यानी बर्नौली प्रमेय यह कहता है कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा हो तो उसके प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है। अब इसी थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं, बर्नौली प्रमेय का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक आदर्श द्रव या एक द्रव जो है, रो घनत्व का एक द्रव जो है एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली कैपिटल X और कैपिटल Y में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। नली के कैपिटल X सिरे की बात करते हैं। नली के कैपिटल X सिरे का क्षेत्रफल A1, Y सिरे का क्षेत्रफल A2, ठीक है। नली के एक सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 और नली के Y सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, H2। प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व हमने मान लिया A1। जो द्रव नली के एक सिरे से प्रवेश कर रहा है वो एक से उसका वेग V1 और जो द्रव बाहर निकल रहा है उसका वेग क्या है, V2। मान लीजिए देखिए, किसी नली में द्रव तभी प्रवेश करेगा जब उस पर बाहर से दाब डाला जाएगा, और जब द्रव अंदर चला जाएगा तो स्वयं दाब डाल के बाहर आएगा। मान लीजिए कि नली X पर द्रव पर आरोपित दाब क्या है, कैपिटल P1, और नली सिरे Y पर द्रव द्वारा आरोपित दाब कैपिटल P2। यानी यहां पर द्रव पर दाब पड़ेगा और यहां द्रव नली से जब बाहर निकलेगा तो स्वयं दाब डाल के बाहर निकलेगा, यानी द्रव द्वारा डाला गया दाब कैपिटल P2। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो आप समझने फिर से सुन लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि जो द्रव इसमें प्रवेश करता है, अगर हम द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण लगावें तो अविरत प्रवाह का समीकरण आपको मैंने बताया था A1 गुणे B1 बराबर A2 गुणे B2। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि A गुणे B वास्तव में होता क्या है। A गुणे B का मतलब होता है, अविरता का सिद्धांत बताया था कि A गुणे B का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में, या A1 गुणे B1 क्या है,
1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन है। और A2V2 क्या होता है? अगर हम A2V2 की बात करें तो A2V2 क्या है? 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन है, और दोनों बराबर होते हैं। यानी A1V1 और A2V2 क्या है? x और y सिरे में प्रवेश करने वाले, x सिरे से प्रवेश करने वाले, y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन है। और आयतन को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान बटे घनत्व, इसी को संबंध नंबर 1 कह दिया, जहां m क्या है? 1 सेकंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले या 1 सेकंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान देना, जो द्रव इस पर प्रवेश करेगा वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? इसका वेग v1 है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? v1 दूरी। तो कहने का मतलब x सिरे की पर बात करते हैं। x सिरे पर द्रव पर आरोपित दाब निकालें 1 सेकंड पर। 1 सेकंड की बात होगी। 1 सेकंड में द्रव पर आरोपित दाब, द्रव पर आरोपित दाब, तो दाब बराबर क्या होता है? आरोपित द्रव पर किया गया कार्य, आरोपित दाब न निकाल के द्रव पर किया गया कार्य, द्रव पर किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो 1 सेकंड में जानते होंगे द्रव कितनी दूरी तय करेगा? v1 दूरी तय करेगा। तो द्रव पर किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। कितनी दूरी? अब F1 को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया P बराबर आप पढ़े होंगे F/A, या F बराबर क्या हो जाएगा? P × A। तो यहां लगा देते हैं P1 गुणे A1 गुणे B1। और ध्यान देना A1 गुणे B1 को हम क्या लिख सकते हैं? m/ρ। तो हो जाएगा P1 × m/ρ। इतना समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरीके से हम y सिरे की बात करते हैं। तो y सिरे पर 1 सेकंड में द्रव द्वारा किया गया कार्य, द्रव द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर वही बल गुणे विस्थापन। तो एक y सिरे की बात करेंगे तो इसमें जो द्रव बाहर निकलेगा 1 सेकंड में v2 दूरी तय करेगा। तो क्या हो जाएगा? F2 गुणे v2, जहां F2 जो होगा बल होगा, द्रव द्वारा आरोपित बल। और F2 को फिर वही लिखेंगे P2 गुणे A2 गुणे B2। तो A2 गुणे B2 को फिर देखिए वही m/ρ लिख देंगे इंटू m/ρ। तो देखना ये है जो यहाँ पर देना 1 सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य, और यहाँ क्या है? 1 सेकंड में द्रव द्वारा किया गया कार्य है। तो इसलिए द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा? इसलिए द्रव पर आरोपित नेट कार्य मतलब परिणामी कार्य कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा दीजिए। तो नेट कार्य क्या हो जाएगा? P1 गुणे m/ρ माइनस P2 गुणे m/ρ। m/ρ कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 माइनस P2 कॉमन निकल गया इंटू m/ρ। ये संबंध नंबर आपका 1 हो गया। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कि जो द्रव देखिए इसमें प्रवेश कर रहा है, समीकरण 1 आगे हम अभी लिख देंगे। अब जो द्रव उसमें प्रवेश कर रहा है उसका वेग क्या है? v1 है। और जो द्रव बाहर निकल रहा है उसका वेग क्या है? v2। आप देखेंगे नली जो पहला सिरा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब प्रवेश करने वाले द्रव का वेग कम होगा। और यहाँ नली के y सिरे की बात करेंगे सहिष्फल कम है तो निकलने वाले द्रव का वेग ज्यादा होगा। तो वेग कम है मतलब गतिज ऊर्जा कम है, और यहाँ वेग ज्यादा है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा है। तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना होगा? निकाल लीजिए। तो यहाँ कम था यहाँ ज्यादा हो गया, तो द्रव की गतिज ऊर्जा, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे? तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक कर दीजिए, तो हाफ m v1 स्क्वायर, यहाँ गतिज ऊर्जा माइनस इसी गतिज ऊर्जा माइनस 1/2 m v2।
कॉमन कुछ होगा 1/2 यम कॉमन निकाल लीजिए तो हो जाएगा b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्यादा है और जो द्रव निकल रहा है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कम है। तो यहाँ ऊंचाई ज्यादा होने मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक है, क्योंकि स्थिर ऊर्जा क्या होती है mgh होती है। तो h का मान बढ़ेगा तो स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पर द्रव जो प्रवेश कर रहा है उसकी स्थिर ऊर्जा ज्यादा है, यहाँ जो द्रव बाहर निकल रहा है उसकी स्थिर ऊर्जा कम, इसकी ऊंचाई कम है। तो इसका मतलब ये स्थिर ऊर्जा कम हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, द्रव की स्थिर ऊर्जा में कमी, द्रव की स्थितिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा में कमी। कमी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्थिर ऊर्जा निकल जो अधिक होगा उसे घटाएंगे mgh1 और यहाँ पर हो जाएगा mgh2। इसमें कॉमन क्या है, mg कॉमन है तो mg कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा h1 माइनस h2। तो ये द्रव की गति ऊर्जा में वृद्धि हो गई और स्थिर ऊर्जा में कमी हो गई, इसलिए द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि, द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि, ऊर्जा में कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा माइनस स्थिर ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में से स्थिर ऊर्जा घटा दीजिए तो गतिज ऊर्जा आपकी ये है 1/2 यम b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा mg h1 माइनस h2। ये देखो यहाँ पर गतिज ऊर्जा वेग b2 है, ये b2 होगा, यहाँ पर b1 होगा, ये b2 और ये क्या हो जाएगा b2, यहाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा है b2 और ये क्या हो जाएगा b। तो द्रव की ऊर्जा में कुल वृद्धि आपकी निकल गई, ये हो गया यम, ये आपका आ गया। अब आपको देखिए फर्स्ट पेपर में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। तो कार्य ऊर्जा सामर्थ्य में आपको ये बताया जाएगा कि किसी वस्तु पर जो हम कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वही उसकी ऊर्जा होती है। यानी किसी वस्तु की ऊर्जा में जो कमी या वृद्धि होती है उस पर किए गए कार्य या उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का अगर हम प्रयोग करेंगे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या होगा, द्रव पर किया गया द्रव की ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, द्रव की ऊर्जा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, द्रव पर किया गया नेट कार्य। इसको पहले लिख देते हैं, द्रव पर किया गया जो नेट कार्य होगा, द्रव पर किया गया नेट कार्य किसके बराबर होगा, द्रव की ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि। अब नेट कार्य आपका कितना आया था, P1 माइनस P2 इंटू यम अपान रो, और ऊर्जा में वृद्धि आपकी ये थी 1/2 यम b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2। इतना क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां भी यम है, यहां भी यम है और यहां भी यम है, दोनों पक्षों में यम है। तो यम और यम ये कट जाएगा और ये रो का तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर माइनस रो जी ब्रैकेट में h1 माइनस h2। यह हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, गुणा कर दीजिए हाफ रो b2 स्क्वायर माइनस हाफ रो b1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 प्लस हो जाएगा ना रो जी h2, आगे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। अब जितने 1 वाले टर्म है इसको इधर कर लीजिए, 2 वाले टर्म उधर कर लीजिए, तो P1 आपका देखिए यहाँ धनात्मक इधर ही हो रहेगा,
ये देखो B1 वाला टर्म है, इसको इधर करिए, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर, और H1 वाला टर्म भी माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रो GH1 बराबर P2 को उधर ले आइए, P2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये फार्मूला है, इसका उपयोग सवाल लगाने में किया जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ लिखा है उसी तरह सेम यहाँ लिखा है, ये 1 के टर्म में लिखा है, ये 2 के टर्म में लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर क्या हो जाएगा नियतांक। यही बर्नौली प्रमेय है, यही क्या है बर्नौली प्रमेय है। अब इसके बारे में चर्चा आगे हम कल करेंगे, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो दिक्कत होगी उसको बताइएगा हमने आज, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।